औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम dear students, today our topic is about the coming up of the factory. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये लेसन चल रहा है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, और इसी का एक और सब टॉपिक है द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। अर्लीस्ट फैक्ट्री जो थी दे केम अप इन 1730s। जो अर्लीस्ट फैक्ट्रीज थी, जो सबसे पहली फैक्ट्रीज थी, वो वजूद में आ गई 1730s से लेकर, और 1730s से ये फैक्ट्रीज जो हैं ये बनने शुरू हो गई। बट in the 18th century, but after we can say that in the 18th century, और जो 18th century थी, the number of factories जो थी that got multiplied, the number जो था इनका वो मल्टीप्लाई हो गया। अगर किसी जगह 10 फैक्ट्री थी तो उनका मल्टीपल हो गया, तो अगर 100 थी तो उनका मल्टीपल हो गया। तो इस तरह से जो इनका नंबर था वो तेज़ी के साथ बढ़ने लगा। फैक्ट्रीज का नंबर जो था वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगा इन द 18th सेंचुरी। और सबसे पहला जो फर्स्ट सिंबल दैट वाज द एरा ऑफ कॉटन, और पहला सिंबल जो कारखानों में, जो इंडस्ट्रीज़ में जो काम हो रहा था, तो सबसे पहले जो प्रोडक्शन बन रहा था, जो प्रोडक्ट्स बनते थे, और सबसे पहले वो था द एरा ऑफ कॉटन, यानी कॉटन पर काम शुरू हो गया। दिस प्रोडक्शन बूम्ड इन द 19th सेंचुरी, और ये इट हैज़ बूम्ड इन द 19th सेंचुरी। बहुत तेज़ी के साथ इसका कारोबार, कॉटन का कारोबार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गया 19th सेंचुरी में। इन दिस 1760 अगर हम 1760 में देखेंगे, ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन वाज इम्पोर्टिंग 2.5, दिस ब्रिटेन वाज इम्पोर्टिंग 2.5 मिलियन pounds of raw cotton to feed this cotton industry। जो ब्रिटेन था वो तकरीबन 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन जो था, रॉ कॉटन जो था वो फीड करता था टू कॉटन इंडस्ट्रीज। और इसी तरह से बाय 1787, ये 1760 था, लेकिन अगर हम देखेंगे 1787, और जो ये था, दिस इम्पोर्ट सिक्योर्ड टू 22 मिलियंस, दिस इम्पोर्ट यानी जो रॉ कॉटन था इसका जो इम्पोर्ट हो गया वो 22 मिलियन पाउंड्स हो गया। अब ज़रा आप यहाँ देखिए 1760 में कितना था, ये 2.5 मिलियन पाउंड्स, और 1787 में ये चला गया 22 मिलियन पाउंड्स तक। अब देखिए यहाँ कितना तेज़ी इसमें थी, यहाँ कितना बड़ी इसका जो ग्रोथ था, इसका जो ट्रेड था, इसका जो इम्पोर्ट था, वो स्कोर जो था वो कितनी तेज़ी के साथ बढ़ गया। एंड दीज सीरीज ऑफ इन्वेंशंस in the 18th century
increased the efficacy of each step of production. अगर हम देखेंगे कि 18th सेंचुरी में जो भी स्टेप था प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट जब भी कोई प्रोडक्शन होती थी उसमें जो भी स्टेप था, प्रोडक्शन का जो भी स्टेप था, उसमें जो भी प्रोसेस थी, यानी प्रोडक्शन जब कोई प्रोडक्शन होती थी, कॉटन की प्रोडक्शन होती थी, तो वहाँ आप देखिए कोई भी स्टेप था, कोई भी प्रोसेस थी, हर प्रोसेस में फॉर एग्जांपल चाहे वो कार्डिंग थी, चाहे वो ट्विस्टिंग थी, चाहे वो स्पिनिंग थी या रोलिंग थी, चाहे वो कार्डिंग थी, कॉटन की बात हम करें, चाहे वो ट्विस्टिंग थी या इसी तरह से वो स्पिनिंग थी या रोलिंग, तो हर स्टेप जो था ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गया, इसमें काफ़ी तेज़ी आ गई और तेज़ी के साथ ये काम करना शुरू कर दिया, तेज़ी के साथ इसमें काम स्टार्ट हो गया। तो अब ये जो था, ये जब ये काम हो गया, जब प्रोसेस बहुत तेज़ी के साथ हो रही थी, हर स्टेप बहुत तेज़ी के साथ हो रहा था, और इसमें जो आउटपुट था वो बहुत तेज़ी के साथ हो रहा था, और इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि जो ग्रोथ हो रहा था, ट्रेड का ग्रोथ हो रहा था, वो भी बहुत तेज़ी के साथ हो रहा था, और प्रोडक्शन जब तेज़ी के साथ हो रही थी, इंपोर्ट डबल हो रहा था, तो दिस हैज़ इन्हेंस्ड द आउटपुट, दिस हैज़ इन्हेंस्ड, तो इसके साथ तो जो इन आउटपुट था वो भी इन्हेंस हो गया, और इस तरह से जब ये हो गया तो इट हैज़ प्रोड्यूस्ड मोर स्ट्रॉन्गर यार्न एंड थ्रेड्स, तो इससे जो यार्न था या थ्रेड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, स्ट्रॉन्ग थ्रेड था, मजबूत थ्रेड था, या यार्न जो था वो बहुत मजबूत था। देन रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड कॉटन मिल्स। रिचर्ड आर्कराइट जो था उसने क्या बनाया, कॉटन मिल्स, इसने कॉटन मिल्स बनाई। जब इसने कॉटन मिल्स बनाए तो इससे क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन जो था वो बहुत आसान हो गया। इस मिल्स की मदद से जो प्रोडक्शन थी या जो प्रोडक्ट्स थे वो आसान होने लगे, अब आसानी के साथ प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गए। और इसके साथ जब मिल्स वजूद में आ गई तो ये जो था प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इट वाज एवरीवेयर, वेदर इन द कंट्री साइड, वेदर विद इन द कंट्री और इन द विलेज हाउस होल्ड, चाहे हम कंट्री में देखेंगे विद इन द कंट्री और टाउन्स, वहाँ भी ये काम होने लगा, या हम कंट्री साइड को हम देखेंगे तो वहाँ भी ये काम होने लगा, या इसी तरह से हम विलेज हाउस होल्ड, तो हर जगह ये काम स्टार्ट हो गया इस कॉटन मिल्स की मदद से। तो इसी तरह से अब जो मशीन्स थी, कॉस्टली मशीन्स थी, वो भी उस ज़माने में परचेज कर सकते थे, चाहे वो कितनी कॉस्टली मशीन जो हो इनका परचेज होने लगा, कॉस्टली मशीन्स का परचेज होने लगा, और दीज मशीन्स दे वर सेट अप एंड मेंटेन्ड इन द मिल्स, और ये मशीन्स जो थी ये लगाई गई कॉटन मिल्स में और ये काम करने लगे। तो हमने यहाँ पर देखा, सो वी हियर सी दैट केयरफुल, अगर हम देखेंगे कोई काम हो रहा है
छुपके से, तो उस काम को कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जब काम हो रहा है यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन, अगर हम प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जो ये काम हो रहा है, ये हो रहा है किसी मिल में, कॉटन मिल जिसका हम बोलते हैं, तो कॉटन मिल्स में काम हो रहा था। सो दिस वर्क इज अंडर द केयरफुल सुपरविजन, यहाँ पर केयरफुल सुपरविजन चल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, केयरफुल सुपरविजन एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी हो रहा है। क्वालिटी जो है वो भी चेक हो रही है, या लेबर जो है वो भी चेक हो रहा है। तो जब सुपरविजन होता है किसी काम में, जब सुपरविजन होता है तो मैनेजमेंट होता है, तो वहाँ जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट क्वालिटी होती है। जो और जो लेबर वर्क होता है, लेबर वर्क, जो मजदूर जो काम करने वाले होते हैं वो दिल से काम करते हैं, वो मेहनत लगा कर काम करते हैं। So, in the early 19th century, factories increasingly became an intimate part of the English landscape. These factories जो थी, they became an intimate part of the English landscape. Intimate part बन गई. So visible were the imposing new mills, so magical seemed to be the power of new technology. That contemporaries were dazzled. They concentrated their attention on the mills, almost forgetting the bylines and the workshops where production still continued. तो ये था द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। थैंक यू।